इतिहास विषय की ऑनलाइन क्लास में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, तो उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में जानकारी प्रदान करेंगे आपको। देखो, जैसे पूछा जाता है कि इतिहास क्या होता है, तो आम परिभाषा होती है, जैसे कोई लोग आम बोलचाल में कहा जाता है कि जैसे जो बीत गया वो इतिहास है। जैसे मैंने अभी आपसे कुछ बातचीत की, ये टाइम बीता तो ये इतिहास में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसकी कोई उचित परिभाषा नहीं आती। इसकी उचित परिभाषा को हम इस तरह देख सकते हैं कि इतिहास के अंदर मानव जीवन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कि अतीत के अंदर मानव जीवन ने जितने भी क्रियाकलाप किए, उन क्रियाकलापों को हम इतिहास के अंदर समाहित कर सकते हैं। लेकिन उनमें भी उन क्रियाकलापों को ही हम इतिहास में शामिल कर पाएंगे जिनको हम किसी साक्ष्य या प्रमाण के तौर पर उनको प्रस्तुत कर सकते हैं या उनको सही साबित कर सकते हैं। उन्हीं क्रियाकलापों को हम इतिहास के अंदर समाहित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतिहास वही इतिहास सही माना जाता है जिसका प्रत्यक्षीकरण हो और जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त हो, जो प्रमाणिक हो, वही इतिहास सही रूप से सही इतिहास माना जाता है, ठीक है। अब ये होगी इतिहास की डेफिनेशन कि इतिहास के अंदर मानव जीवन के, जो मानव ने अतीत समय में अपने अतीत में जितने भी क्रियाकलाप किए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में हो, उन सभी क्रियाकलापों को हम इतिहास में समाहित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन क्रियाकलापों को भी हमें साक्ष्यों के तौर पर, हमें प्रमाणों के तौर पर हमें जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वो क्रियाकलाप भी इतिहास के अंदर उचित माने जाएंगे जो साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होते हों, जो सही होते हों, वही इतिहास के अंदर समाहित होंगे। अन्य क्रियाकलाप, मानव की जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो अन्य क्रियाकलाप इतिहास के अंदर समाहित नहीं होंगे, ठीक है। ये इतिहास की होगी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास के भाग, इतिहास के भाग, तो मोटा मोटा देखेंगे तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इतिहास को? मोटे तौर पर देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हम देखेंगे। पहला भाग हो गया प्रागैतिहासिक। तीन काल में, 3 टाइम पीरियड में बांट दिए गए। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आद्य इतिहास और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन तीनों के अंदर इतिहास को बांट दिया गया है। ये नंबर 2 पर आ जाएगा और ये नंबर 3 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतिहास के 3 भाग, जो हमारे इतिहासकारों ने, जो पुराने इतिहासकार थे, उन्होंने जो टाइम इसको बताया 3 कालों में बांटा गया, वो ये 3 है। अब प्रागैतिहासिक, इसके बारे में कहा जाता है कि ये वह टाइम पीरियड था जब मानव लिखना नहीं जानता था। मतलब इस समय के हमारे पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल हमारे पास पत्थर के औजार हैं। क्या है? पत्थर के औजार है। इसलिए इसको, इस काल को हम कह सकते हैं पाषाण काल। क्या कह सकते हैं? पाषाण काल कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा काल जिसके अंदर मानव का, इस इतिहास का हमारा लिखित रूप से हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, केवल पत्थर के औजारों के या हथियारों के माध्यम से भी इस काल का निर्धारण करते हैं। इसलिए इसको प्रागैतिहासिक या पाषाण काल भी कहा जाता है। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास, इस इतिहास की जानकारी के हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या है? लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये हो गया आद्य इतिहास। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, हमें कुछ बहुत सारी चीजें लिखी हुई और मुद्राओं पर हमें लेख मिले हैं, लेकिन हम आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये जो काल हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता वाला काल, ये किसमें आ जाएगा? आद्य इतिहास में, ठीक है। और लास्ट वाला आ जाएगा, ये हो गया
ऐतिहासिक काल, इसके अंदर हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं और हम उनको पढ़ पा रहे हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना आगे का जो वर्तमान का चल रहा है, वर्तमान काल, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहां से होगी? जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं और लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ सकते हैं, वो आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में। तो ये मोटे तौर पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें हम फिर से देख लेते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास मानव के अतीत के वो सभी क्रियाकलाप होते हैं जिनको स्पष्ट साक्ष्य और प्रमाणों के तौर पर प्रमाणित किया जा सकता है, उनको इतिहास कहते हैं। और एक अच्छे इतिहासकार का ये एक विशेषता होती है कि वो बिना किसी आधार के, मतलब बिना किसी आधार के कोई वस्तु ना लिखे, किसी घटना के बारे में ना लिखे। उस जो भी वो घटना का वर्णन कर रहा है उसका उसके पास कोई ना कोई मूल आधार होना चाहिए। ठीक है, फिर इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसके अंदर हमारे पास साक्ष्य, हमारे इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका कोई लिखित वर्णन हमारे पास नहीं है। केवल पत्थर के औजारों और पत्थर के हथियारों के आधार पर ही हम इस काल का निर्धारण करते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमारे पास इस समय के लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं सकते। हमारे पास बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है इस काल का, लेकिन हम उस लिखे विवरण को हम पढ़ नहीं सकते। जिसका उदाहरण हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके आप बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे थे उनपे हमें खूब सारे लेख लिखे हुए मिले हैं। धोलावीरा से स्टेडियम से भी हमें लेख मिला है, सबसे बड़ा अभिलेख वही है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसके अंदर 17 शब्द हैं। ठीक है, और इससे का हमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते। ये हो गया आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक जो है उसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब हम इन 3 भागों में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल को। किसको? प्रागैतिहासिक काल को। इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर सभी चीजें पत्थर पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पत्थर पर आधारित थी, क्योंकि इसके जो काल निर्धारण है उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या मिले? पत्थर के औजार और पत्थर के हथियार मिले हैं, इसलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पाषाण काल। ठीक है, नाम से पता चलता है कि सब कुछ पत्थरों का ही था। ठीक है, मानव के पास जितने भी जो जीवन यापन करता था वो पत्थर के औजारों के या पत्थर के हथियारों के आधार पर ही वो अपना जीवन यापन करता था, उसी से शिकार करता था, उसी से अपनी रक्षा करता था। सारे कार्य पत्थर से होते हैं। मतलब मोटा मोटा ऐसा है कि इस पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें उन पत्थर के हथियारों से, उन पत्थरों के औजारों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, पाषाण काल। इस पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नवपाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, अर्थात 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। क्योंकि पाषाण काल के अंदर भी मानव के जीवन में नए उसके जीवन में क्या कह सकते हैं हम परिवर्तन आते गए, जिसके कारण उसका जो टाइम पीरियड है उसको भी बांटा गया। जैसे भी मानव जीवन पहले पत्थरों पर था, फिर उसने पशुपालन करना सीखा, फिर उसने खेती करना सीखा, तो उसको सबको एक साथ हम पाषाण काल में ले सकते हैं। लेकिन अच्छे से समझने के लिए उन्होंने इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एक इस काल की विशेषता हम बता सकते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पूरा पाषाण। पूरा पाषाण के अंदर क्या था कि मानव पूर्णतः शिकार पर आधारित था। किस पर आधारित था? शिकार पर आधारित था।
उसके हथियार भी थे वो पत्थरों के थे, सारे हथियार पत्थरों के मिले, शिकार पर आधारित था। उसके हथियार थे वो बेडोल थे। कैसे थे? बेडोल, मतलब जैसा उसे नदी से पत्थर कैसे भी मिला, ठीक है, वो उठा के उससे शिकार कर लेता था। उसके हथियार अच्छे अच्छे नहीं थे, जैसे बाद के काल में वे चिकने हो गए, उसमें तेज करना सीखा, ऐसा नहीं था। वो जैसा मिलता था उससे वो अपने शिकार कर लेता था, जो मिले वो, और बिल्कुल एकल जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था? एकल जीवन, ठीक है, अकेला रहता था, शिकार करता था, हथियार उसके बेडोल थे, ठीक है। ये इसकी सबसे जो पहला शुरू होता है पूरा पाषाण काल, उसकी है कि मानव पूर्णतः शिकार पर आधारित था, उसके जो हथियार प्राप्त हुए वो बेडोल थे और वो एकल जीवन जीता था, ठीक है। अब आ जाएगा अपना मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसने क्या करना सीख लिया? पशुपालन करना सीख लिया। ये इस मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरी इसकी खास बात, उसके जो हथियार थे वो उसने क्या कर लिए? छोटे बना लिए। क्या कर लिए? छोटे। पहले उसे दिक्कत होती थी, क्योंकि जितना बड़ा पत्थर है उससे वो शिकार करता था, उसको लेके चलने में उसको दिक्कत होती थी। तो उसने मध्य पाषाण काल आते आते उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ और उसने क्या किया? अपने जो हथियार थे उनको सूक्ष्म रूप दे दिया, उनको छोटा बना लिया, ठीक है। छोटा हथियार बनने से क्या हुआ कि वो उसको शारीरिक श्रम भी कम करना पड़ता था, उसकी समय की भी बचत होती थी, ठीक है। ये इसके अंदर हो गया। पशुपालन का उसने ऐसे देखा कि वो ज्यादातर अपना समय शिकार में बिताता था और होता था, कभी कभी शिकार मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था। फिर उसने देखा कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको वो अपने पास रख सकता है, उनको पालतू बना सकता है। तो उन्होंने उन जीव जंतुओं को पालतू बनाना शुरू किया और इस पशुपालन को शुरू किया। इस पशुपालन का मुख्य उद्देश्य उस समय कोई वो नहीं था कि वो दूध उत्पादन करेगा, ये करेगा, वो नहीं है, ठीक है। पशुपालन करने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मांस की प्राप्ति या भोजन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? मांस या भोजन की प्राप्ति की। उसे जब शिकार नहीं मिले तो इनमें से किसी को एक को मार के खा सकता है, ठीक है। ये इस मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। और आप पूछ सकते हो पशुपालन करता था, इसका क्या प्रमाण है, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ है आदमगढ़ से। कहाँ से? भारत के अंदर एक स्थल है आदमगढ़ और एक है बागोर। कौन कौन से हैं? आदमगढ़ और बागोर। ये दो क्षेत्र है। आदमगढ़ हो गया अपनी यूपी और बागोर हो जाता है अपना भीलवाड़ा राजस्थान में, ठीक है। ये दो स्थल हैं, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर कुछ ऐसे हमें सबूत मिले जिनके आधार पर कह सकते हैं वो कि ये जो यहाँ के सबूत है ये मध्य पाषाण काल के हैं और यहाँ पर जो मानव था उस मानव को क्या करता था? पशुपालन करता था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई मध्य पाषाण काल की, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंत में आते आते मानव ने अग्नि का भी आविष्कार कर लिया था, ठीक है। अग्नि का आविष्कार कर लिया था, अग्नि से वो क्या भोजन पका कर खाने लगा। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि नव पाषाण काल में जाकर अग्नि का आविष्कार हुआ। अग्नि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल के प्रारंभ में अग्नि का आविष्कार हुआ। मानव अग्नि से प्रेरित आग जलाने से वो परिचित हुआ, उसको पता चला कि ऐसे आग जलती है और उस आग से जैसे आग जलाई तो उसको लगा कि रात को वो क्या होता था, मानव इस समय तक रात के समय अपने गुफाओं में जाकर निवास करने लग जाता था क्योंकि अंधेरे से घबराता था। अब आग होने से वो क्या होने लग गया, अब उससे डर लगना बंद हो गया। वो जंगली शिकारियों को, जो जंगली थे जानवर, शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, जो है वो भी अब आग से डरते थे, इसलिए वो रात में भी अपना कार्य कर सकता था, ठीक है। तो नव पाषाण काल की पहली विशेषता कि मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया, ठीक है। दूसरी विशेषता, मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, ठीक है। फिर अगली, मानव ने पशुपालन के साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया? कृषि करना भी शुरू कर दिया। तीसरा, अब मानव ने स्थायी जीवन जीने लग गया। यहाँ पर स्थायी जीवन नहीं जीता था, प्रारंभ में स्थायी जीवन नहीं जीता था, वो एक स्थान पर रहता था, जहाँ शिकार खत्म हो गया दूसरे स्थान पर चला जाता था। यहाँ आया, यहाँ पर वो स्थायी रूप से रहने लगा, लेकिन वो अभी भी वो एकांत में रहता था, अपना पर्सनल एक जैसे मकान बना लिया उसमें। यहाँ पर नव पाषाण में आकर वो खूब सारे मिलकर एक समुदाय के तौर पर एक साथ रहने लगे और बस्तियों का निर्माण करने लगे। किसका निर्माण करने लगे? बस्तियों का निर्माण करने लगे, ठीक है। तो नव पाषाण काल की विशेषता क्या हो गई कि नव पाषाण काल में मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया,
पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि का भी आविष्कार कर लिया और कृषि जहाँ पर खेती होती है वहीं पर वो स्थायी रूप से रहने लगा और वहां पर उसने बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण कर लिया। जैसे हम कह सकते हैं कि मानव की पहली बस्ती के अवशेष, आप बता सकते हो कि मानव सभ्यता की पहली बस्ती के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो इसका उदाहरण होगा मेहरगढ़। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, वहीं से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वहीं से हमें बस्ती के साक्ष्य भी प्राचीन बस्ती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा हो गया इतिहास, और इतिहास के अंदर इतिहास के जो भाग है, उसके बाद में उसका जो प्रागैतिहासिक भाग है, उसका जो पाषाण काल भी कह सकते हैं, उसके बारे में उसको 3 भागों में बांटा गया, उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर दी है। हम फिर से देख लेते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जो सब कुछ पत्थरों पर आधारित है, इसलिए उसको पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ना कोई लिखित साक्ष्य है और ना हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, इसके अंदर हमारे पास लिखित साक्ष्य है, लिखित प्रमाण है, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक, इसके पास हमारे लिखित साक्ष्य हैं और हम उनको पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक तो हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जितने भी सबूत हमें प्राप्त हुए हैं, जितने भी साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो सब पत्थरों पर आधारित हैं। ठीक है, अब पाषाण काल को जानने के लिए इतिहासकारों ने पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इन तीनों कालों की अलग अलग विशेषताएं वो बता देते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मानव घुमंतु जीवन जीता था। ठीक है, अकेला रहता था, शिकार पर ही उसका जीवन आधारित था और जिन पत्थरों से वो शिकार करता था वो भी बेडोल थे। ठीक है, पत्थर कैसे थे? बेडोल थे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीता, मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण के अंदर उसने क्या किया? अपने हथियारों को छोटा किया, हथियारों को क्या किया? सूक्ष्म बनाया। ठीक है, उसके अलावा उसने पशुओं को पालना शुरू किया, जिससे पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ हुई और इस पशुपालन व्यवस्था के हमें उदाहरण मिलते हैं आदमगढ़ यूपी और बागोर भीलवाड़ा से। ये 2 क्षेत्र हैं, प्राचीनतम क्षेत्र हैं, जिनसे हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने अपना और विकास किया, उसने अग्नि का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, उसने कृषि को बढ़ावा दिया, पशुपालन के साथ साथ वो कृषि भी करने लग गया और कृषि जहां पर करता था वहां पर उसने क्या कर दिया? अपनी स्थायी बस्तियों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया, जिसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ से हमें अब तक की सबसे प्राचीन मानव बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा इनके जो हथियार थे, नवपाषाण काल के जो मानव थे उनके हथियार थे, उन्होंने इन हथियारों को चिकना बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ से उसने हथियारों पर, जैसे कोई हथियार हो गया उसके एक तरफ उसने पॉलिश करना शुरू कर दिया, इसलिए नवपाषाण काल के हथियार है उनकी विशेषता, उनको कहा जाता था पॉलिश वाले हथियार। कैसे हथियार? पॉलिश, मतलब एक तरफ से उन्होंने उस हथियार को चिकना बनाना शुरू कर दिया। तो ये हमारे इतिहास की छोटी मोटी जानकारी होगी। ठीक है, एक बार फिर से पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण मानव अकेला घुमंतु, शिकार पर आधारित, हथियार बेडोल होते थे। मध्य पाषाण पशुपालन करना सीख गया, पशुपालन के साथ से आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं और हथियार इनके छोटे होते थे। ठीक है, तीसरा पशुपालन क्यों करता था? मांस के लिए। ठीक है, नवपाषाण काल में उसने अग्नि का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, पशुपालन के साथ साथ वो खेती करने लगा और उसने बस्तियों का निर्माण कर लिया और हथियार उनके चिकने होते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाषाण काल।